साथ में हमारे गिरवर प्रजापति जी हैं, एक अच्छे खासे जाने माने वकील साहब। क्रांतिकारी जय भीम जय सत्ता। साथियों, आज का जो विषय है वह विषय बिल्कुल समाज से लगा हुआ है। अगर हम यूं कहें कि हमारी जो उत्पत्ति हुई और उत्पत्ति के बाद हम जैसे जैसे इस धरती पर चलना शुरू किए तो अक्षर का ज्ञान किसने दिया, उस बिंदु पर और उनकी जयंती में हम आज आए। तो ये सामने जो हमारे उपस्थित मृत शरीर की जीवंत आत्माएं जो उपस्थित हैं, आप सभी लोग देख रहे हैं, जिसमें कि क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह, हमारे मूल निवासी नायक काशीराम साहब, जिस क्रांति ज्योति सावित्री माता फुले की जयंती पे यहाँ पे उपलब्ध है और उनकी सहेली, अगर आप वहां पे फोटो में देखें सामने तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है उनका, उस समय का फोटो है जब अंग्रेजी सत्ता भारत के अंदर थी। फातिमा से अगर व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो एक अगर ब्राह्मणों की व्यवस्था के हिसाब से, क्योंकि भारत के संविधान के हिसाब से नहीं, ब्राह्मणों की व्यवस्था है कि वो एक महिला जो है माली जाति की है तो जाति के आधार पर हिंदू है और एक मुसलमान। अभी की स्थिति में यही कहेंगे, एक हिंदू और एक मुसलमान दोनों महिलाएं हैं और इन लोगों ने भारत में महिलाओं के लिए पढ़ना चाहिए इस काम को जो गति दिया, उनकी जयंती पे हम सब उपस्थित हैं। एक बार जोरदार नारे के साथ हम आएंगे यहाँ पे कि अगर हम इस देश के अंदर 85% आबादी है तो 85% की जय होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। मैं बोलूंगा बोल 85, आप लोग बोलेंगे जय मूल निवासी। वो मूल निवासी को हम बाद में जब बताएंगे, वैसे सर ने पहले बताया है, तो कैसे होगा ये बाद में बताएंगे। मैं बोलूंगा बोल 85, आप बोलेंगे जय मूल निवासी। बोल 85 जय मूल निवासी, बोल 85 जय मूल निवासी। हम बोलेंगे जय भारत जय संविधान। आपको होना चाहिए, पूरे भारत की प्रजा की जय होनी चाहिए। इसमें चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, देशी हो विदेशी हो, सभी का कल्याण होना चाहिए। हमारा मानना किसी का हित नहीं होना चाहिए, हमारे महापुरुषों ने माना। तो हम बोलेंगे जय भारत, आप बोलेंगे जय संविधान। जय भारत जय संविधान, जय भारत जय संविधान। तो ये इस भारत देश में जो हमें सामाजिक गुलामी से मुक्ति का जिन लोगों ने आंदोलन चलाया, उन मुक्तिदाता महापुरुषों और महानायिकाओं को मैं सादर नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग जो यहाँ पे आयोजक संगठन है और इस आयोजक संगठन के जो प्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित हैं, ओबीसी वेलफेयर सोसाइटी सिस्टा, एससी एसटी और ओबीसी काउंसिल जर्नी, मैं उन सभी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। ये कार्यक्रम ऑलरेडी प्लान था, पहले भी हुआ, छोटे स्तर पे अंबिकापुर में, सूरजपुर के अंदर भी हुआ और आज हम लोग यहाँ पे जर्नी में हैं। और बीच बीच में कभी पॉडकास्ट के जरिए हम लोग वैचारिक गतिविधि को लगातार देश भर में फैलाने का काम लगातार कर रहे हैं। आज हम सब आपके बीच में हैं और इस विषय को लेकर के कि माता सावित्री बाई फुले की जयंती है और उसमें कुछ सामाजिक मुद्दों पर हमें चर्चा करनी चाहिए। तो कुछ विषय हम लोगों ने प्लान किया था, इसका प्रचार और प्रसार
विचार और भी होना चाहिए था, लेकिन विशेष तौर पर माता सावित्रीबाई फुले जिन्होंने कुछ बातें बताई थी वो यहाँ पे फ्लेक्सी में लगे हुए अलग अलग अगर देखेंगे चारों कोनों में है, उसी बात को मैं दोहरा रहा हूँ। ये बात हमें ध्यान में रखना चाहिए कि क्या इन बातों की चर्चा होनी चाहिए, क्या वर्तमान ये प्रासंगिक है या नहीं है। जो पहला विषय था कि आखिर क्या कारण है कि आधुनिक भारत में पहली महिला स्कूल खोलने की साहस करने वाली शिक्षिका का नाम और संघर्षों की दास्तानें किताबों में दर्ज क्यों नहीं है, पाठ्यक्रमों में दर्ज क्यों नहीं है। जब इस बात की खुली चर्चा चल रही है, पूरे सोशल मीडिया में ये बातें चल रही है, लेकिन केजी से लेकर के पीजी तक के पाठ्यक्रमों में ये बातें क्यों नहीं है, ये सवाल खड़ा करता है। और वो कहती क्या है कि स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो, पाठशाला ही इंसानों का सच्चा आभूषण है, पाठशाला ही इंसानों का सच्चा आभूषण है। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, मैंने लड़की बनकर किताब उठाई तो धर्म ग्रंथ कांप गए, जितने भी वेद पुराण शास्त्र स्मृतियां सारे के सारे थर-थर कांपने लग गए। केवल हमने किताब उठाई तो वो चाहे बाइबिल हो चाहे कुरान हो, वो भी कांप गए, ऐसा भी कहा जा सकता है। मैं इस पे बात करूंगा। परंपरा चिल्लाई, मैं चुप नहीं रही। तुम्हारा डर ही हमारी ताकत बनेगी, ऐसा उस समय सावित्रीबाई फुले का विचार है। दुनिया का हर धर्म ग्रंथ कचरा है जो महिलाओं को पुरुषों की तुलना में असमानता, अन्याय, अत्याचार और गुलामी परोसती है। और उस गुलामी में जीने के लिए हम अभी बाद में, अभी भी वर्तमान स्थिति में क्या प्रासंगिक, हम इसके बारे में बताएंगे। गुलाम भारत में विदेशी अंग्रेजों ने ओबीसी की जनगणना किया, आजाद भारत में ओबीसी की जनगणना आज तक क्यों नहीं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 में इस बात की व्यवस्था है। और अंतिम जो विषय है कि क्या ओबीसी अनुसूचित जाति जनजातियों के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदायों को मिलजुल करके सामाजिक समानता और संवैधानिक अधिकारों के लिए राष्ट्रव्यापी सामाजिक संगठन बनाकर समस्याओं को खत्म किया जा सकता है। संवैधानिक समाधान पर चर्चा। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं संक्षिप्त में ध्यान को अटेंशन करना चाहूंगा आपको कि माता सावित्रीबाई फुले जन्म लेती हैं 3 जनवरी 1931 को, और उनकी सहेली जो फातिमा शेख है, उनका जन्म होता है 9 जनवरी 1931 को। इसका मतलब है कि एक सप्ताह का गैप, एक सप्ताह के अंदर ही इनका जन्म हुआ। तो जाहिर सी बात है इन दोनों महिलाओं को मेरा हृदय से नमन है, और इसी कार्यक्रम के उद्देश्य से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए। 1931 और 1 जनवरी 1848 तो इस देश में महिलाओं को पढ़ने का पहला स्कूल खुला। तो सवाल ये उठता है कि जो ब्राह्मण हजारों साल से दावा कर रहा है कि मैं जब पैदा लेता हूं तभी से विद्वान हो जाता हूं, अब ब्राह्मण इस देश का मूल निवासी है, ऐसा बोलता है, कहता है, बताता है, सारा कुछ करता है, और लड़ाई आज इस देश में देशी और विदेशी की हो रही। इस देश में आज एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के संवैधानिक अधिकारों की बात नहीं, बल्कि इस देश में देशी कौन विदेशी कौन इस बात की लड़ाई चल रही है। विदेशी लोग लगातार इस देश के अंदर मूल निवासियों को, यानी जो एससी एसटी ओबीसी लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, इस देश में डीएनए के आधार पे इस देश के मूल निवासी है। इस देश के अंदर जो ब्राह्मण है डीएनए के आधार पर सिद्ध हुआ विदेशी है। अभी तक ये कहा जाता था कि ब्राह्मण इस देश का रहवासी है, और ब्राह्मणों ने कहा हमने आर्य है, आक्रमण हुआ नहीं, आगमन हुआ। हड़ों का, हुड़ों का, सतों का, पुर्तगालियों का, यवनों का, मुगलों का, अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, आर्यों का आगमन हुआ, ऐसा हमको पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। कभी ये नहीं कहा जाता कि आर्यों का आक्रमण हुआ। हमें अगर पाठ्यक्रम बनाने का मौका मिलेगा, हमें तय है तो उसमें लिखेंगे आर्यों का आक्रमण हुआ। क्योंकि भारत का जो साहित्य है, भारत
विश्वासु नहीं किया कि हम शूद्र अति शूद्र रहे, हम गुलाम रहे, किसी की सेवा सत्कार करते रहे, वो हमारे शिक्षा सत्ता संपत्ति के सारे अधिकारों से वंचित करे और हम उनको सिर पे बिठा रखे। नहीं, फिर महापुरुष लोग ज्यादा बेवकूफ थे क्या? उसके विरोध में अपनी पूरी जिंदगी लगाई और भारत के संविधान के रूप में जब हमें अधिकार मिला, वो अधिकार आज भी नहीं देना चाहते, वो अधिकार हमें आज भी नहीं देना चाहते। अगर ऐसा है तो कौन सी व्यवस्था है जिसके आधार पर हम नियंत्रित होते हैं और हम इस व्यवस्था को उखाड़ करके फेंकने का काम करना चाहिए जो व्यवस्था हमें गुलाम बनाती है। इस व्यवस्था के खिलाफ में तमाम महापुरुषों ने, महानायिकाओं ने अपना जिंदगी गुजार दिया और हम सबको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। जब पढ़ने लिखने का अधिकार मिला तो हम इस देश के अंदर कर्मचारी और अधिकारी बने। अब यहाँ पे जितने भी बैठे लोग कुर्सी में इतने अच्छे खासे बैठ करके इतनी सुख सुविधा में बैठे हुए हैं, इस अधिकार को देने का जो काम किया वो इन महापुरुषों महानायिकाओं ने किया। इसलिए भारत का संविधान बनाने में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सफल रहे। वह सामाजिक आंदोलन का देन है। हम कितने विद्वान हैं, कितना पढ़ाई लिखाई की, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि देश में आजादी के बाद जब हमें पढ़ने लिखने का अधिकार मिला तो अधिकार मिलने की वजह से हमें 10, 20 साल, 30 साल लगा पढ़ने में। पढ़ने लिखने के बाद कुछ चपरासी, कुछ गुरुजी बने और आज अगर देखा जाए तो हाई क्वालिफाइड होकर के हम अधिकारी कर्मचारी जब बनने लगे, इस संविधान से ब्राह्मणवादियों को खतरा महसूस हुआ। उन लोगों ने देखा कि देश में सामाजिक आंदोलन लगातार चालू होगा, एससी एसटी के लोगों को उनकी जनसंख्या के आधार पर अधिकार मिला है। जब ये अधिकार उनको मिला हुआ है, ऐसा ही अगर आंदोलन देश में हुआ और इस आंदोलन में बैकवर्ड के लोगों ने अपना अधिकार हासिल किया तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इस समस्या को दूसरे तरफ डाइवर्ट कैसे किया जाए, इन्होंने धर्म का चोला पहना करके ओबीसी के लोगों को कहा कि तुम तो राम भक्त हो, इसलिए राम मंदिर की तरफ डाइवर्ट किया है। क्योंकि मंडल कमीशन का जब आंदोलन चला तो जब मंडल कमीशन के आंदोलन की वजह से ओबीसी को जब अधिकार मिलने वाला था तो देश की बैठी सत्ता में बैठे, चाहे वो कोई भी हो, सत्ता हो या विपक्ष हो, कोई भी बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट ट्राइबल के लोगों का हेल्प नहीं करती, कोई माइनॉरिटी के लोगों का हेल्प नहीं करती। कोई ऐसा संसद में कोई संवाद नहीं होता, कोई विधानसभा में कोई संवाद नहीं होता तो हमारे संवैधानिक संरक्षण का काम करे, वो अलग विषय है। लेकिन अगर पाठ्यक्रम लिखने की बात आई तो अगर मैं ये कहूं कि तत्कालीन समय में 10-15 सालों से एक सत्ता लगातार बनी रही जिसको 50-60 साल सत्ता में केंद्र की सरकार में रहने का अधिकार था, जिसको कांग्रेस नाम का संगठन बोलते हैं। कांग्रेस को अगर हिंदी में कहा जाए तो सभा कहा जाता है, जिसको ज्योतिबा राव फूले कहते हैं ये ब्राह्मणों की सभा थी। कांग्रेस का जो हिंदी मीनिंग होता है सभा, लेकिन वो किसकी सभा थी? ब्राह्मणों की सभा थी। हमारे महापुरुष करते हैं तो जो ब्राह्मणों की सभा थी वही आज राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल करके कांग्रेस बनी, जिसकी सरकार गुलाम भारत में, यानी जब अंग्रेजों ने सत्ता का हस्तांतरण किया, भाई पहली बार चुनाव 1952 में हुआ, आजादी 47 में मिली, तो 5 साल बगैर चुनाव लड़े इस देश का जो प्रधानमंत्री बना ब्राह्मण नेहरू बना। कुछ लोग बोलते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, हम ये कहते हैं ब्राह्मण जवाहरलाल नेहरू। अब किसी को हो सकता बुरा लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगता। जब तुम जैसे गधे लोग अखबार में छापते हो, होशियार तो नहीं है, जब अखबार में छापते हो कि दलित मुख्यमंत्री, दलित राष्ट्रपति, कभी छापते हो क्या कि ठाकुर मुख्यमंत्री, ब्राह्मण मुख्यमंत्री? बंगाल में भी भले तृणमूल सरकार है लेकिन उसकी जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी ब्राह्मण है, तो छापना चाहिए ब्राह्मण मुख्यमंत्री। क्यों नहीं छापते? जो छापने वाले अखबार छापने वाले हैं ब्राह्मण बनिया लोग हैं,
हिसाब से और हमें दोयम दर्जे का नागरिक इस देश के अंदर बना के रखना चाहते हैं, तो भले हमारे लोग द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन जाए, उसको बोलते हैं दलित राष्ट्रपति, अछूत राष्ट्रपति। जैसे अभी एक कानपुर से जो पिछले बार थे राष्ट्रपति, उनको रामनाथ कोविंद को दलित राष्ट्रपति, अभी द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी राष्ट्रपति। आपको सुन करके बड़ी ताज्जुब होगा कि अभी केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई, वो उस योजना में क्या है, जनजातीय गौरव दिवस। मतलब शब्दों का देखिए कितना गजब का फेर है। शब्द क्या है, शब्द आपके मन मस्तिष्क के अंदर हताशा, निराशा या फिर एक आपको गर्व और गौरव का भाव पैदा करता है। आपके अंदर अगर शब्दों की जो ताकत है, वही शब्द गर्व गौरव की बात करता है और वही शब्द ताकत का पैदा करता है। जैसे अगर वर्तमान स्थिति में मैं देखूं तो ये दिखाई देता कि जनजातीय गौरव दिवस बड़ी बढ़ चढ़ करके मनाई गई। अंबिकापुर के अंदर अगर देखा जाए तो अभी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी, वो स्वागत कर रहे हैं। मंत्री, तमाम जो नेता लोग हैं, और वो भी एक खास पार्टी के लोग, राष्ट्रपति का स्वागत कर रहे हैं। तो क्या राष्ट्रपति केवल आदिवासियों का है, ऐसा कहा जा सकता है कि देश की राष्ट्रपति है? तो राष्ट्रपति होने के बावजूद भी उनका अनादर होता है, यह बात हमारे अनपढ़ तो छोड़ो, पढ़े लिखे लोग बोली की ताकत तो छोड़ दो, लोग घर के मारे से काम करते, बोल दिया तो उनको सस्पेंड कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, जेल में डाल देगा, बोलते ही नहीं। अरे बोलना तो छोड़ो, साला सुन भी नहीं सकते, डर इतना लोगों को लगा रहता है। अगर इस देश में भारत का संविधान है, इतना डर, हमको डर है सुनने में, बोलने में डर अगर है, तो सोचा जा सकता है इस देश के अंदर हमारा कोई भी अधिकार नहीं। कई लोग को सुनने में डर लगता है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, कई लोग को सुनने में डर कर रहे हैं और फिर क्या बोलेंगे, तो बड़ी खतरनाक। किसके लिए? किसके लिए? क्या ब्राह्मण बलियों के लिए खतरनाक हो गए, एससी एसटी ओबीसी के लिए खतरनाक हो गए, किसी मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति के लिए खतरनाक हो गए? अरे जो सच्चाई है उसी को तो बोल रहा हूं। क्या बिरसा मुंडा की जयंती जो 15 नवंबर को हुआ, उसमें केवल आदिवासियों के लिए गर्व गौरव की बात होनी चाहिए? क्या वो देश में अगर ये कहें कि अंग्रेजों के विरुद्ध उसने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी, तो राष्ट्र के लिए लड़ी, इस देश के लिए लड़ी, तो क्या ब्राह्मण बनियों को उनके लड़ाई पे, उनके संघर्षों पे गर्व गौरव नहीं होना चाहिए? क्या पिछड़े वर्ग के लोगों को, शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को, क्या बिरसा मुंडा के आंदोलन पे गर्व गौरव नहीं होना चाहिए? ऐसा क्यों लिखते कि जनजाति को ही गौरव होना चाहिए? ये जो ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है, जो शब्दों का चयन करते हैं, शब्दों का जो उपयोग करते हैं, वो हथियार के तौर पे करते हैं, और क्या करते हैं कि दूसरे लोग उसके साथ जुड़ न जाएं, एससी एसटी के लोग जुड़ न जाएं, इसलिए उस शब्द का चयन करते हैं कि केवल आदिवासियों के लोग उस दिन जयंती मनाएं। वो कभी नहीं कहते कि अगर मैं कहूं कि संत शिरोमणि गुरु घासीदास जी, जिन्होंने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध आंदोलन खड़ा किया, छुआछूत जाति भेद के लिए आंदोलन किया, तो केवल 17 लोग ही उसी दिन नाच नाचे 365 दिन में एक दिन, बाकी 364 दिन सो जाना चाहिए। उनके विचारों का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके विचारों का अचार डाल देना चाहिए, हवाला लगा करके पर्दे पे टांग देना चाहिए। हमारे लोग बड़े लिखे लोग ऐसा करते हैं। हमारे अनपढ़ तो छोड़ो, जो पढ़े लिखे लोग ऐसा करते हैं, इसका एक मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जातिवाद, जाति के आधार पर भेदभाव लगातार 24 घंटे होता है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगाई, हम केवल एक दिन लगाते हैं नाचने में, एक दिन लगाते हैं अपने महापुरुषों की जयंती मनाने में, मामला हो जाता है खत्म। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये जो हमें
मिला। हम जो पढ़ लिख करके कुर्सी पे बैठे हैं, बड़े बड़े गाड़ियां खरीद करके चल रहे हैं, बड़े बड़े बंगलों में जो रहते थे जंगलों में, आज बंगलों में हो गए। और आज बंगलों में होने के बाद हमें हमारे महापुरुषों के आंदोलन, महापुरुषों के संघर्षों का कुछ भी पता नहीं। क्योंकि क्यों नहीं पता है? उसका वजह है कि जो साहित्य लिखा गया वर्तमान में वो ब्राह्मण लोगों ने लिखा है, और ब्राह्मण लोगों ने इसलिए साहित्य नहीं लिखा हमारी वास्तविक संघर्ष को। अगर ये साहित्य हम लिखते तो हम ही गायब हो जाएंगे। ये जो महापुरुष है, अगर देखा जाए तो अगर भगत सिंह साहब को देखा जाए तो कितनी तक पढ़ाई की? 8वीं तक। 16-17 साल के थे तो संघर्ष किया। माननीय कांशीराम साहब का देखा जाए तो ग्रेजुएट थे, इधर पोस्ट ग्रेजुएट लोग बैठे हुए हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दुनिया से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनका मुकाबला आज तक कोई नहीं कर पाया। रानी दुर्गावती कितनी पढ़ी थी पता नहीं। उस समय ट्रेडिशनल एजुकेशन था तो हाई स्कूल पढ़ी, इंटर पढ़ी, ज्योतिबा फुले 8वीं-10वीं पढ़े हैं, बिरसा मुंडा 2री क्लास पढ़े हैं। और अगर देखा जाए तो छत्रपति साहू जी महाराज को, क्योंकि उस समय राजा से राजा बनते थे, उनको भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिला। जो भी मिला ट्रेडिशनली उस समय उर्दू फारसी का मिला। गुरु घासीदास की तो पढ़ाई नहीं, स्कूल ही नहीं था उस समय। संत रविदास तो खुद ही पढ़े लिखे। अनपढ़ लोगों के आंदोलन की वजह से पढ़े लिखे पैदा हुए। और आज पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं? हमको रिजर्वेशन दो, नौकरी दो। हमारे पढ़े लिखे लोग सोचो कितना बड़ा सोचते हैं, कितना बड़ा नौकरी दे दो, हमको नौकरी दे दो। अरे लोग कोई नौकरी के लिए लड़ रहे थे क्या? अंग्रेजों के राज में तो ये लोग नौकरी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कर रहे थे। वो तो उस समय अगर देखा जाए तो मिलिट्री सेक्रेटरी थे सयाजीराव गायकवाड़, या फिर छत्रपति साहू जी महाराज के, उसमें मिलिट्री सेक्रेटरी थे। अंग्रेज लोग उनको जज बना करके बैठाए हुए थे, बनाना चाहते थे। नौकरी वाले सब थे। अगर नौकरी की बात है तो भी नौकरी कर लिए तो फिर हमारा क्या होता है? तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी जिम्मेदारी, जो समाज में जो छूट गए लोग हैं उनके साथ मिलजुल करके इस देश के अंदर जन आंदोलन की जरूरत है। आप कहोगे क्यों जन आंदोलन की जरूरत है? आप देखोगे पांडे नाम का ब्राह्मण है यूपी के अंदर, वो क्या बोल रहा है? अगर हमको ओबीसी की गोलबंदी, शेड्यूल कास्ट की गोलबंदी को तोड़ना है, अगर उसकी गोलबंदी को तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? यादव कुर्मी लोगों को, वो लोग लीडरशिप कर रहे हैं, उनको राजभर, कुशवाहा, प्रजापति को भिड़ा देना पड़ेगा, तालीम की गोलबंदी को तोड़ देना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तुमको आरक्षण नहीं मिला। आरक्षण किसने? कुर्मी ने लिया, यादव ने लिया, तुम्हारा नहीं लिया। तो वो अपने साथ वोट की राजनीति करके आपस में भिड़ाने के लिए काम करे, खुलेआम बोल रहे हैं। शंकराचार्य क्या कर रहे हैं? ये तो आरक्षण 10 साल के लिए था, अब बढ़ते बढ़ते 70-80 साल हो गया। हमारे अनपढ़ तो छोड़ो, पढ़े लिखे गधे लोग अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं भी पढ़ा लिखा हूं तो मैं भी गधा ही मानता हूं अपने आप। कोई माने ना माने, लेकिन हम गधा मानते हैं, क्योंकि इनके बराबर तो काम नहीं कर पाए। कुछ कर रहे हैं तो सोच रहे हैं कि हमारे गधा पर थोड़ा थोड़े धीरे धीरे खत्म होगा, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये अधिकार हमारे 33 करोड़ का पूजा पाठ करने से होगा, तो उधर महाराज को बुलाते हैं। और यहाँ पे ब्राह्मण लोग, उनका देवता फेल हो गया। अभी अगर पेशवा का जो एक तो बेटा उसका वो है अभी पीढ़ी का, वो बोलता है कि ब्राह्मणवाद से ही इस देश को चलेगा, और ब्राह्मणवाद ही इस देश को चलाने में सक्षम है, ऐसा खुलेआम बोल रहा है। आप समझ रहे हैं? जिन पेशवाओं ने अछूतों को गले में हार्डी पीछे झाड़ू लगाया, वो खुल करके डंके के चोट पे बोल रहा है कि ब्राह्मणवाद ही इस देश को चलाएगा। ब्राह्मणवाद के अंदर सबके संविधान को भी मानने वाला है, कचरे फेंक दिया। हमारी माता सावित्रीबाई फुले
कहती है कि दुनिया की हर वो धार्मिक किताब कचरा है जो महिलाओं को पुरुषों की तुलना में असमानता परोसती है। और मैं जब दोपहर में बैठा था क्लिनिक ओपीडी के अंदर अस्पताल में, एक मैडम है, काफी सीनियर है, क्रिश्चियन है, तो जब मैं यही बात को बताया, उनको भेजा ऐसे स्लाइड के अंदर, तो कहा कि ये बात सही बोल रहे हैं, हमारे बाइबल के अंदर भी तो लिखा है कि महिलाएं मतलब पुरुष सिर है, महिला इधर धड़ है, बगैर सिर का महिला चल ही नहीं सकती। तो यानी पुरुषों की हर बात को मानना पड़ेगा, तो हमको गुलाम बनाती तो कचरा है। वो जो क्रिश्चियन महिला है खुद ही बोलती है कि साला कचरा है। सामने काउंसलर है, वो जो है धर्म के आधार पर मुस्लिम है, वो बोलती है कि जिन महिलाओं को हलाला, यानी अगर महिला पुरुष अगर सेपरेट हो जाए और फिर से उनको शादी स्थापित करना पड़े, तो किसी पर पुरुष के साथ में शारीरिक संपर्क करना पड़े, ये तो सारा गुलाम है। तो हमारा तो इधर ये जो हदीस है और जो कुरान है, ये भी कचरा है। मतलब तुम लोग बोल रहे, मेरे को क्या पता, मैं तो सावित्री माता फूले की बात कर रहा हूँ। बात समझ रहे हैं? और जितने वेद पढ़िए, पुराण पढ़िए, स्मृतियां पढ़िए, दुनिया का सबसे सारा कचरा, सबसे ज्यादा गोबर भी कम से कम उपजाऊ होता है। इवन कुछ लोग बोलते सुअर का लीद, सुअर का भी लीद अगर कहीं डाल दो तो कहीं फसल उसल उग जाएगा। उससे भी घटिया, दुनिया का सबसे घटिया काम अगर हुआ, भारत में हुआ। हमें कह सकते हैं कि दुनिया में गोरे और काले के आधार पर रंग भेद हो सकता है, तो दुनिया में रंग भेद है। अमीरी या गरीबी व्यक्ति के कर्म पे निर्भर कर सकता है, तो कोई व्यक्ति अमीर हो सकता है, गरीब के आधार पर भेदभाव कर सकता है। लेकिन भारत में जो साला दुनिया का 154-56 देश आजाद देश है, भारत में वर्ण भेद है। एक ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा, शूद्र होगा। बड़ी बात है, हम लोग सिर पे ढो के चल रहे हैं, वो लोग तो सर में चढ़े हुए तो नीचे उतरेंगे ही नहीं। हमको खोपड़ी हटाना पड़ेगा। और क्यों हटाना पड़ेगा? इटावा के अंदर SC/ST की बात ही नहीं कर रहा हूं, तो तुम वर्ण व्यवस्था में काउंट ही नहीं होते, वर्ण व्यवस्था के अंदर काउंट ही नहीं होते। इटावा में एक यादव विगत 15-16 सालों से भजन मंडली लेकर के अलग अलग जगह पे ब्राह्मणवाद का प्रचार कर रहा था। ये जो भजन धार्मिक सभा होती है तो ब्राह्मणवाद का ही प्रचार होता है। उसमें हमारे संवैधानिक अधिकार, सामाजिक बराबरी की कोई बात होती है क्या? ऐसा है क्या? कोई बाबा दादा ओझा पाजा महाराज कोई ऐसा करता है? वो 15 सालों से कर रहा था। ब्राह्मणों को पता सालों से हमारे घर में घुस गया है। शूद्र तेरी इतनी औकात, रात भर नंगा करके कूटा, ढोलक ले लिया, मुंडन किया और एक ब्राह्मणी की मूत्र से शुद्ध किया है। सोचने का विषय ये है कि ब्राह्मणों के बहुत सारे किताब मैंने स्मृति, रामायण, पुराण, गीता सब पढ़ता मैं भी हूँ। कुरान, बाइबिल, हदीस जितना दुनिया का किताब है सबको पढ़ने के बाद ही तो बोल सकता हूँ भाई। कोई केस कर देगा, आपको जेल में डाल देगा। विगत 18-19 सालों से तो साले किसी की औकात ही नहीं जेल में डालने की। मैं कहा ठीक है, अभी मेरे को मरकाम कोल सिंगर जानते हो, देश भर में जानते जाऊंगा, जेल में डाल दो। इस बात के लिए बोल रहा था, हमको देना पड़ेगा ना एविडेंस, सारे एविडेंस तुम्हारी पोल खोलेगी, इसीलिए डर के मारे नहीं डालते। छोड़ो याद आने दो, बोलने दो, एक जगह हो सकता 100-200 लोग को बोलेगा। ब्राह्मणों ने कोई ऐसा किताब नहीं लिखा कि ब्राह्मणी की मूत्र गंगा से भी पवित्र होती है। लेकिन आधुनिक भारत में, आजाद भारत में, संवैधानिक भारत में एक यादव को जो ब्राह्मण धर्म के आधार पे हिंदू है, ब्राह्मण भी हिंदू, यादव भी हिंदू, और ब्राह्मण धर्म का ही प्रचार करता हो, और प्रचार करने के लिए ब्राह्मण लोगों ने रोका, क्षत्रिय
मुसलमान, क्रिश्चियन किसी ने नहीं रोका। उसको रोकने का काम कौन कर रहा है? ब्राह्मणों ने कर रहा। नंगा करके पीटा, मुंडन किया। इतनी घोर बेइज्जती दुनिया के किसी कोने में नहीं होता है। अब ब्राह्मणी ने मूत्र लेकर के आए और ऐसे पात्र में और उसके ऊपर छिड़क करके शुद्ध किया। कितना घटिया, कितना घटिया। मतलब मैं मेरे को किसी भी महिला को, हमारे एससी के या और किसी भी महिला को कहूं कि भाई देखो ये आदमी साला पवित्र हो गया है, तुम्हारा मूत्र चाहिए, पात्र में भर करके लेकर के आओ। कोई महिला देने का हिम्मत नहीं। साला कितना घटिया हो गया है। जो भारत का संविधान है, ये हालात है। आप बोलो कि आंदोलन की जरूरत नहीं है। अभी तो सर रीवा में चुटैया भी कवर गया। एक को फिर उसके बाद समझ में ही नहीं आया, उसके बाद समझ में नहीं आया। कुछ राजभर लोग थे, कुछ कुशवाहा लोग थे, छोटी बड़ी घटनाएं होती रही। यहाँ पे भी अगर देखा जाए मध्य प्रदेश के अंदर अभी की जो घटना है उसका बोला जरा छोटा 12 इंच की रही चोटिया हनुमान जी के बाद। इसका भी इतिहास पता नहीं है कि जो चोटी रखते हैं, ये जो शिखा रखते हैं, इसको अंग्रेज लोगों ने जब आए भारत के अंदर तो नाम दिया इसको पिग टेल। पिग मतलब, टेल मतलब आप लोग जानो, मैं नहीं जानता। अंग्रेज लोगों ने लिखा, मैंने बताया, आप उसका अनुवाद कर लीजिए। सारा सुअर का पूंछ। अभी ब्राह्मण लोग रखने दे, हमारे लोग पता नहीं क्या खुजली मचता है। इतना लंबा चोटी रखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, हमको मान सम्मान मिलने लगेगा। ओबीसी का लोग अभी बहुत ज्यादा रख रहा है, सबसे ज्यादा ओबीसी का रख रहा है। ऐसा मान सम्मान मिलने लगेगा और उसका साला उपाय क्या? आज तक कोई ब्राह्मण, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी संगठन ने उसका विरोध, धरना, प्रदर्शन किया? ऐसा है? ऐसा है क्या? अगर नहीं हो रहा है तो और भी उदाहरण देखिए। अभी एक यामिनी साहू, महिलाओं में से कुछ महिला लोग अगर भजन कीर्तन कर लिए जाते होंगे तो उनके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि कई लोग को देखना ही नहीं। कई लोग रील देखेंगे, ही की उसमें ज्यादा बिजी, साला देश में क्या चल रहा है उसके बारे में समझ नहीं है। तो यामिनी साहू वो भी जो है शक्तिपीठ पे बैठ करके भजन कर रही थी। अगर नहीं होगा तो सोशल मीडिया पे निकाल करें कि यामिनी साहू जाति से तेली, एक अहिर के साथ हुआ तो तेली को समझ में नहीं आया, ये कर रही थी। ब्राह्मणों ने कहा है एक तो शूद्र दूसरी महिला, तुमको जो है पाठ करने का अधिकार किसने दिया? नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणों ने उसका विरोध किया। फिर भी समझ में नहीं आया। कुर्मी को, जबलपुर के अंदर एक कुर्मी लेडी है, उसका नाम क्या, देविका पटेल। देविका पटेल वो एक अहिर के साथ अन्याय हुआ समझ में नहीं आया, एक तेली के साथ अन्याय हुआ समझ में नहीं आया। उसको लगा कि हम तो अच्छा पाठ कर रहे हैं, उसको भी ब्राह्मणों ने विरोध किया। ये धार्मिक मुद्दे की मैं बात करूं। अब बात ये कहें कि संवैधानिक मुद्दे पे क्या चल रहा है। पिछली सरकार थी बघेल की, बघेल ने बहुत लंबा लंबा पोस्टर छापा कि हम जो है यहाँ पे 27% आरक्षण लागू करने वाले पहले को, 32% आदिवासियों को, 10% ईडब्ल्यूएस को, सभी लोगों को अधिकार देने वाले, यानी 83% हम अधिकार देने वाले पहले राज्य बन गए। मुंबई, दिल्ली, हर जगह पे खूब प्रचार किया। लेकिन वहां पे जब कोर्ट होता है, कोर्ट में कि राज्य सरकार ने गलत फैसला लिया है, और गलत फैसला कैसे लिया, सुप्रीम या हाई कोर्ट के अंदर जाके रोक लगाने वाले कौन लोग थे? 42 लोगों में 41 एक ही जाति के लोग थे, और एक कौन जात के थे? वो ब्राह्मण थे। एक केवल लाला था, पता नहीं उसने ब्राह्मण का क्यों कहा होगा, हो सकता कह नहीं सकते। तो अगर एक ही जाति के लोग, बैकवर्ड के लोगों का विरोध कर रहे हैं तो बात गलत लगती है। इसका मतलब कि ब्राह्मणों को अपनी व्यवस्था को बचाए रखने के लिए रात दिन काम करना पड़ रहा है, और हमारे संवैधानिक अधिकार सब समाज में रात भर रजाई के अंदर सो रहे। रजाई के अंदर सोने से क्या, सारा जनसंख्या केवल बढ़ेगा। तो जनसंख्या